नमस्कार दोस्तों। आज जो मूवी हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है सरवाइव। क्या हो अगर आप एक बोट पर अपनी फैमिली के साथ नीले समुंदर में छुट्टियां गुजारने गए हो। चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ हो और सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता हो, लेकिन तभी एक लम्हे में सब कुछ बदल जाए। अचानक समुंदर का पानी कहीं गायब हो जाए और आप समुंदर के नीचे वीरान जमीन में फंस जाएं। आखिर समुंदर का सारा पानी कहाँ चला गया? क्या ये पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए हम इस मूवी में आगे देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है जब हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक बोट पर कैरिबियन ओशन के बीच मौजूद होते हैं। ये फैमिली बेन नाम के लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच आए हुए होते हैं, एक यादगार पल बनाने के लिए। वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये खुशियां कुछ ही देर की मेहमान हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जब वो सब के सब समुद्र का व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं तो बेन की मॉम समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बेन की मॉम जूलिया को समुंदर में ऐसा फील होता है जैसे कोई बड़ी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वो यहाँ आसपास दिखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है और साथ ही उनके बोट पर जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो अचानक से तेजी से इधर उधर डायरेक्शन में घूमने लगते हैं, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला हो। बेन और टॉम इस बदलते हालात को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते क्योंकि वो फिशिंग करने में बिजी होते हैं। वही जूलिया देखती है कि वह अपने बोट से कुछ ही सेकंडों में काफी दूर आ गई होती है और वो डूब रही होती है। वो खुद को बचाने के लिए टॉम को जोर जोर से आवाज देने लगती है, लेकिन इधर कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है। बेन, कैसी और टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि जूलिया स्विमिंग करने के लिए समुद्र में उतरी है। जूलिया धीरे धीरे उनसे और भी दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वो जूलिया को देख लेता है और टॉम उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। इसी बीच बेन भी बोट को उनकी तरफ मोड़ देता है और अब कैसी और बेन जूलिया को ऊपर बोट पर खींच लेते हैं। इस तरीके से जूलिया की जान बच पाती है। अब टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब भी तुम्हारी मॉम स्विमिंग करने के लिए समुद्र में उतरेगी तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। कैसी टॉम से सॉरी कहती है। वो कहती है कि मैंने हेडफोन पहन रखा था। खैर अब जूलिया सेफ थी। टॉम कहता है कि अब कोई भी स्विमिंग करने नहीं जाएगा और अगर अब कोई जाएगा भी तो पहले किसी न किसी को इन्फॉर्म करेगा। वो सभी टॉम की बातों पर एग्री हो जाते हैं और रात होने लगती है, इसलिए वो बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होने लगते हैं। रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। कैसी उसे बताती है कि वो सभी लोग बोट पे काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कैसी से कहता है कि तुम सभी लोगों को वहां से जल्दी निकल जाना चाहिए, यहाँ टीवी पर बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी कैसी वीडियो कॉल पर देखती है कि शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। वह यह देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उस समय ये लोग सेफ जगह पर बिल्कुल नहीं होते हैं। वह उससे और भी बात करने लगती है। तभी अचानक से इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है। ये बात वो जाकर अपनी मॉम और डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने में लग जाते हैं। वो चेक करते समय वो नोटिस करते हैं कि उनकी बोट के आसपास बहुत सारी व्हेल और शार्क मंडरा रही होती है, जबकि इस एरिया में व्हेल और शार्क बिल्कुल भी नहीं होती है। टॉम एक ओशन एक्सपर्ट था, इसलिए वो जानता था कि व्हेल या शार्क ऐसे किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ऐसा करते हैं। आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो उन्हें हो चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क से निपटना था। उससे पहले कि वह कुछ कर पाते, इसी दौरान उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। वह सभी बहुत घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ी शार्क टकरा गई है, जिसे चेक करने के लिए वह नीचे जाता है। वह देखता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो जरूर किसी बड़ी शार्क से टकराने की वजह से हुआ है। ये चेक करने के बाद जैसे ही टॉम ऊपर बोट पर वापस आता है, उसके कंधे पर चोट लग जाती है। यह देखकर जूलिया बहुत परेशान हो जाती है और वह टॉम के घाव को स्टिच करने लगती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क ने दिए इस डेंट की वजह से हमारे बोट का इंजन खराब हो गया है और अब हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वह सभी समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं। उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया है कि वह किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन कैसी जब बाहर मदद के लिए कॉल करने जाती है तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। उनकी बोट का कम्युनिकेशन किसी भी सिग्नल को पकड़ नहीं रहा होता है। वह सभी लोग परेशान थे कि अचानक से ये सब कुछ बंद क्यों पड़ गए। और अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उसके पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना होता है और कुछ भी नहीं, लेकिन जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद उन्हें इस बात की थी कि वो लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहाँ से कोई ना कोई शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेगा, जिसके बाद वह इसे बचा लेंगे। अब उनकी इन्हीं बातों के दौरान उन्हें बाहर एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मेटियोर इनकी तरफ आ रहा होता है, जो उनके शिप से टकरा सकता था। और उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से
करके अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी, और ऐसा ही होता है। उसकी बोट का इंजन पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर वो इंजन स्टार्ट करके बोट को आगे नहीं ले जाता तो वो मेट्रियोट सीधे उनसे टकरा जाता। टॉम देखता है कि आसमान से जो गिरने वाली ऑब्जेक्ट था असल में वो सैटेलाइट था, इसलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन के सिग्नल ने काम करना छोड़ दिया था। वह सभी इस हादसे से पूरी तरीके से संभले ही थे, तभी एक दूसरा मेट्रियोट भी उनकी तरफ बढ़ने लगा, और अब अपने आप को बचाने के लिए यह लोग कुछ और नहीं कर सकते थे, इसीलिए यह बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वह सभी पानी में डूबे नहीं। जब वो बोट के अंदर होते हैं तो बोट बहुत तेजी से झटके खाने लगती है। वह सभी समझ जाते हैं कि अब ये लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा हैं। हालांकि इन्हें छोटी मोटी चोटें जरूर आई होती हैं, मगर हैरानी की बात ये थी कि उनकी बोट में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो गए होते हैं, लेकिन उनसे पानी अंदर नहीं आ रहा होता है। जब इनकी फैमिली अपनी बोट से बाहर आकर देखती है तो यह नजारा देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बोट के नीचे पानी नहीं है, बल्कि उनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थी। उनकी बोट एक वीरान पहाड़ी इलाके में थी, जैसे यह लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए होते हैं। यह जगह पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जहाँ कल रात पानी था उस जगह अब ऊंचे पहाड़ और गड्ढे आ गए हैं। अब सभी जल्दी यह बात रियलाइज कर लेते हैं कि वह किसी डेजर्ट में नहीं, बल्कि वह अभी भी समुद्र के बीचों बीच है। बस समुद्र का सारा पानी यहाँ से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन चेक करता है तो समझ जाता है कि अर्थ के साथ जरूर कोई गड़बड़ हुई है। सारे पोल्स चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया है, क्योंकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया है। इससे पहले जहाँ लोग जमीन पर बसते थे समुद्र का सारा पानी वहाँ चला गया है, और अब समुद्र की जगह जमीन बन चुकी थी। इस चीज का पता लगाने के बाद यह सब लोग हैरान रह गए। एक और भयंकर बात टॉम ने यहाँ उन्हें बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वह सब के सब मारे गए होते हैं। केसी को यह बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। वह अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब एक और बात थी जो कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलने वाली थी, और यह बात सुन के उनके होश उड़ने वाले थे। खैर, अब जूलिया यहाँ पर बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है, और बेन भी अपने बर्थडे के सारे बैलून हवा में उड़ाता है, ताकि अगर कोई भी जिंदा हो तो उनके पास आ जाए और वह सब मिलकर इस सिचुएशन का सामना करे। उसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे यह थी कि उसके सामने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन सरप्राइजली उसे एक रिस्पॉन्स मिलता है। यह रिस्पॉन्स उसे एक कैप्टन दे रहा था जिसका नाम नॉटो होता है। वह भी समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी जानता है, क्योंकि वह भी टॉम की फैमिली की तरह सबमरीन में था। टॉम कैप्टन से पूछता है कि अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यहाँ पर कप्तान उन लोगों को एक बात बताता है जिससे सुनकर उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। कप्तान टॉम को बताता है कि अर्थ के पोल में जो चेंजेस हुए हैं वो अगले एक हफ्ते में फिर से वापस आ जाएंगे, यानी एक हफ्ते बाद समुद्र वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और उस समय उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कप्तान टॉम से कहता है कि मैं तो सबमरीन के जरिए सरवाइव कर लूंगा, मगर तुम जल्दी से अपने लिए कोई ऊंची सी जगह देखो और वहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात सुनते ही जूलिया फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या आप मेरी फैमिली को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी को तो रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बाहर रह जाएगा। और यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह अपने पास रख लें, इसके बदले मैं आपको हमारे पास बचा हुआ सारा खाना दे दूंगा। जिसके बाद कैप्टन उनकी बात मान लेता है और कैप्टन टॉम को मैनुअली मैप पर अपना लोकेशन समझा देता है। उसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं, यानी ये समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा सकते हैं, और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी, तो टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ चला आ रहा था। टॉम देखता है कि वह आदमी घायल है, इसलिए टॉम ने उसकी मदद करनी चाहिए। वो पानी की बोतल लेके उसके पास जाता है। इस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उस पर अटैक कर देता है, और ये चीज दूर खड़ी जूलिया भी देख लेती
देती है तो आदमी अपने पास पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वह आदमी जूलिया की तरफ बढ़ने लगता है। अब जूलिया अपने हस्बैंड को तो बचा नहीं पाती, लेकिन वह जल्दी से अपनी बोट की तरफ जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। उसके बाद वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है। वो कहती है कि इसका इस्तेमाल तब करना जब हम बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में हो। अब ये बात कह ही रही होती है कि वह आदमी उनकी बोट तक पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम के अंदर चली जाती है। और अब यहाँ पर किलर उनकी बोट पर सर्च करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे खाना मिलता है वो खाना शुरू कर देता है। वह खाने पर ऐसा टूट पड़ता है जैसे पिछले कई दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद वह जूलिया को ढूंढने लगता है। के बाद वह सीधा कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई भी नहीं है। दरअसल जूलिया बोट के हुए छेद से निकलकर यहाँ से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वह जूलिया को देख लेता है और जूलिया पर भौंकना शुरू कर देता है। अब मजबूरी में जूलिया को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वह खुद बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो वह उस किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वह किलर बाहर आकर अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो वह समझ जाता है कि जूलिया बोट से बाहर आ गई है। अब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है, जूलिया वापस से बोट के ऊपर चढ़कर टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाकर फिर से बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जूलिया उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वह उसे उसके बालों से पकड़कर मारने लगता है। वह जूलिया का गला दबाने लगता है। अब वह किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। कैसी एक केबिन से ये सब देख रही होती है। उसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन यूज करने का अच्छा मौका है। वह फौरन फ्लेयर गन को चला देती है, जिससे वह आदमी दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। अब बोट में आग भी लग जाती है। जूलिया जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए उस बोट से बाहर निकल जाती है। बोट से निकलते वक्त वह किलर एक बार फिर से जूलिया पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे लात मारकर पीछे गिरा देती है। बाहर जाने के बाद कैसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होती है। बेन अपने फादर की मौत का जिम्मेदार अपने आप को बताता है। वो कहता है कि ना ही मैंने वो बैलून ऊपर छोड़ा होता और ना ही ये आदमी उन्हें देखकर यहाँ आया हुआ होता। जूलिया भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो रही होती है कि तभी वो देखती है कि वह क्लियर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आया है और अब उनकी तरफ आ रहा होता है। अब उनके लिए यहाँ रुकना सेफ नहीं था, इसलिए वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट में ब्लास्ट हो जाता है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए यह एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इस किलर ने यहाँ उनका पीछा छोड़ दिया है। बैन यहाँ पर भी रो रहा था। कैसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बैन पानी पीने से इनकार कर देता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने मदद के लिए वह बैलून हवा में उड़ाए थे। तभी जूलिया ने देखा कि वह किलर अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब जल्दी से तीनों लोग किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखते थे तो वह किलर उनके पीछे आ रहा होता था। अब ये लोग रुकते नहीं, लगातार भागते रहते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। यहाँ से जाते वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलिया अपने बच्चों को यहीं से गुजरने को कहती है। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और जूलिया को एहसास हुआ कि बेन डिहाइड्रेटेड हो चुका है। उनके पास पानी की कुछ ही आखिरी बूंदें थी जो उन्हें बेन को दे दी थी, लेकिन इतने थोड़े पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। अब कैसी भी यहाँ पर हिम्मत हार चुकी होती है। वो कहती है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ पर सबमरीन होगा भी या नहीं। जूलिया उसे डांटती है कि तुम चुप रहो और मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जूलिया के कहने के बाद वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिरा होगा। यह लोग प्लेन के अंदर छिप जाते हैं। जूलिया एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो उन्होंने कल रात में ली होती है। उस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद कर रहे होते हैं। इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन में ही उनके साथ क्या से क्या नहीं हुआ। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे। कैसी और बेन सो चुके थे। तभी किसी की आवाज से कैसी की आंख खुल जाती है। वो बाहर देखने आती है तो देखती है कि वही किलर उनके पीछे आ रहा है। अब इन तीनों को उस किलर से हर हाल में जान छुड़ानी थी, इसीलिए कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर समझता है कि वो सो रही है और जैसे ही वो अटैक करने आता है, जूलिया मौका पाकर पीछे से वार करती है। इस बार जूलिया बहुत गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले करती है कि उसकी जान ले लेती है और आखिरकार उनका ये खतरा भी टल जाता है। अब जूलिया सुकून की नींद सो जाती है। सुबह जब ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में है। किसी क्रीचर ने उसे काट काट कर अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहाँ आसपास खतरनाक जीव हैं। अब उन्हें जल्दी से वहाँ पहुँचना था जहाँ कैप्टन की सबमरीन थी। जूलिया अपना मैप देख रही थी। दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में भटक रहा था। आगे जाकर बेन को पानी दिखता है। वह बिना सोचे समझे पानी को पीने लगता है। हालांकि जूलिया ने मना किया था क्योंकि वह तालाब जहरीला था, लेकिन बेन
बेन इतना प्यासा था कि उसने जूलिया की बात नहीं मानी। जूलिया उसे देखती है और दौड़कर पानी पीने से रोकती है, लेकिन तब तक वो काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद बेन बीमार पड़ने लगता है और चलने की हालत में नहीं था, इसलिए जूलिया और कैसी वहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। तभी जूलिया को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ढेर सारे क्रैब्स उनकी तरफ आ रहे हैं और उनसे बचने के लिए उन्हें भागना शुरू करना पड़ेगा। और इसके बाद वो भागना शुरू करते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद कुछ ही दूर पर उन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है, जो एक कार्गो शिप थी। इसके अंदर बहुत सारे कंटेनर भी थे। इन कंटेनर में ही बहुत सारे लोगों ने पनाह ली होती है। इन तीनों को देखते ही सभी कंटेनर में जाकर छुप गए। दरअसल वो इन तीनों से भागे नहीं, बल्कि उनके पीछे सैकड़ों केकड़े आ रहे होते हैं। या तीनों कंटेनर के पास आकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वह उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। दूसरी तरफ केकड़ों की एक बड़ी सेना उनके पीछे थी, इसलिए अब इनको खुद ही कुछ करना होगा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए जूलिया और उनके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। जूलिया पहले अपने दोनों बच्चों को ऊपर चढ़ाती है और फिर जब जूलिया ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो वैसे ही एक केकड़ा आकर उसके पैर पर काट लेता है। जूलिया जैसे तैसे करके उससे अपना पैर छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलिया अपने जख्म को बांध लेती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। वह केकड़े उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर मौजूद लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया है। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। यह लोग उसका सामना नहीं कर पाते और केकड़े कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अगली सुबह जूलिया को होश आता है। वह देखती है कि दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वह बुरी तरीके से डर जाती है कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन कुछ ही देर में उसे कैसी और बेन भागते हुए नजर आते हैं, जो कि खाने पानी और हथियार की तलाश में गए हुए होते हैं। खैर अब यहाँ केकड़े भी नहीं है। जूलिया केकड़े के काटे हुए अपने जख्म को ठीक करती है, उसे वेपन्स कलेक्ट कर लेता है ताकि उनसे खुद की सेफ्टी के लिए यूज कर सके, और वहाँ उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। खैर इसके बाद जूलिया कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर कैप्टन बताता है कि मेरे ऊपर भी इन क्रिएचर ने अटैक कर दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ। सकता कि समुंदर का पानी जल्दी वापस आने वाला है, इसलिए यह कीचड़। जूलिया रोने लगती है क्योंकि इन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि सबमरीन तक जाने के लिए उन्हें कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सारी रात भाग दौड़ में उसने अपना मैप कहीं गिरा दिया होता है। इसलिए कैप्टन उनकी आसानी के लिए अपनी फ्लेयर गन हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है, मगर वह जगह उनसे बहुत दूर थी। यह लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी तक वहां पहुंचना नामुमकिन सा लगने लगा, क्योंकि वहां पहुंचने तक उन्हें एक चट्टानी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, जहां से गुजरते हुए उन्हें शायद फिर से उन केकड़ों जिससे उनकी जान भी जा सकती है। अब कैसी को भी अपनी माँ पर तरस आने लगता है कि उसकी माँ का क्या होगा। कैप्टन तो हम तीनों में से मुझे और मेरे भाई को सबमरीन में रख लेगा, लेकिन जूलिया का क्या होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में पानी आने वाला है। जूलिया कैसी से कहती है कि तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं, जब हम सबमरीन तक पहुंचेंगे वहाँ डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। वहाँ से आगे बढ़ते हुए उनकी किस्मत उन्हें एक बार फिर से धोखा देती है। वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जहाँ जूलिया जो सबसे पीछे थी उसके आगे आकर एक बड़ा पत्थर आकर गिर जाता है और वो वहीं पर फंस जाती है। अब केसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वह उसे कसम देती है कि तुम हर हालत में खुद को और अपने भाई को बचाओगी। अब इसलिए कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग सबमरीन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। यह दोनों जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कप्तान आता है, जो बुरी तरीके से जख्मी था। कैप्टन ने बताया कि देखो, सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने का चांस बहुत कम है। हुए ऊपर सरफेस तक पहुंच भी गया तब भी मैं नहीं बच पाऊंगा। यह बात सुनकर केसी जल्दी से वापस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और तेजी से जूलिया की तरफ आने लगती है। जहां जूलिया फंसी होती है वहां फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहां पर जूलिया अपनी गन से उन्हें शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट भी खत्म हो जाती है। अब इससे पहले कि कोई क्रीचर आकर उस पर हमला करता, इसी बीच केसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिरकार उसकी मदद से जूलिया यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और यह लोग जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं। अब यह लोग बिना ज्यादा वक्त गवाए सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और वो भयानक केकड़े भी उनके पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी भयानक समुद्री लहर उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कि कई 100 मीटर ऊंची थी। देखने में भी बहुत खतरनाक लग रही थी। वह तेजी से जोरदार तरीके से उनके सबमरीन से आकर टकराती है, जिससे यह सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब जूलिया को होश आता है तो वह हैरान हो जाती है कि उसकी सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि समुद्र की वह बड़ी लहर उनकी सबमरीन को बहा
बहाकर एक शहर में ले आई थी जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, जिससे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि जमीन से अब इंसानों का सफाया हो चुका था। और बस यही सीन देखते हुए यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी में कौन सा सीन पसंद आया।